चलो बेटा, कल हम लोग सामंतवाद को पढ़ रहे थे। सॉरी, हर्षवर्धन। अब गुप्तोत्तर का या काल का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सामंतवाद। ठीक है, ये सामंतवाद क्या हो रहा है कि प्रथम सदी ईसा पूर्व से ही ये कहीं न कहीं शुरू हुआ और गुप्तोत्तर काल आते आते ये पूर्ण रूपेण विकसित हो गया। ठीक है, देखो, सामंतवाद का मतलब क्या होता है? एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप देखो कि आपने यहां पर देखा था कि जैसे केंद्र है, प्रांत है और ये रीजनल पावर है, तो ये केंद्रीकृत शासन हुआ। जैसा आपने मौर्यों में देखा, जैसा आपने क्या देखा, गुप्तों में देखा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई ये केंद्र है, ये प्रांत है और ये आपका क्षेत्रीय है। तो देखो, हर जगह ये जुड़ा भी है, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक है। तो यहां पर केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और उसके नीचे की जो सत्ता होती है वो मजबूत होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सामंतवाद कहा जाता है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों को या अधीनस्थ राजाओं को अपने साम्राज्य में विलय न करके उसकी सत्ता को स्वतंत्र रहने दिया जाए और प्रशासनिक अधिकारियों को जब नगद वेतन के स्थान पर प्रशासनिक भूखंड क्या किया जाए, वितरित कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एक चीज दिखाई पड़ती है और वो चीज है कि उसके बदले में उसे प्रशासनिक भूखंड और प्रशासनिक भूखंड के साथ साथ जब उसको राजस्व, सैनिक, प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिया जाए तो ये आपका कहलाता है क्या? सामंतवाद। ठीक है, अब देखो, अब हमें सामंतवाद में कई चीजों को देखना है। किस किस बिंदु को देखना है और कैसे देखना है, ये देखो। सबसे पहले इसका विकास, ठीक है, फिर दूसरा चीज कारण, फिर आप देखोगे इसका प्रभाव और फिर आप देखोगे, ये आज पेन छोड़ रहा है, फिर आप देखोगे इसका परिणाम। परिणाम में भाई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणाम देखोगे। ठीक है, सबसे पहला चीज जो है
वो विकास है। देखो, सामंत शब्द का यदि हम भारत इतिहास का अध्ययन करें तो सामंत शब्द का सबसे पहला प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र में, मौर्य प्रशासन में कहीं भी सामंतवाद नहीं है। वास्तव में अर्थशास्त्र में जो सामंत शब्द प्रयोग हुआ है वो स्वतंत्र पड़ोसी देश के राजाओं के लिए हुआ है, ठीक है। फिर बहुत बड़ी इसके डेवलपमेंट में योगदान जो है वो शक और कुषाण आक्रमण ने दिया। ये विदेशी आक्रांता थे, ये भारत आए और भारत आने के संदर्भ में क्या होता है आप बेहतर तरीके से जान रहे हो कि इनके पास हजारों की संख्या में सैनिक थे, ये यहां जीत गए और प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने यहां जिस शासक को पराजित किया उसी शासक को उन्होंने वो राज्य प्रदान किया। तो इनके उपाधियों से भी दिखता है, जैसे शक स्वयं को क्षत्रप, महाक्षत्रप उपाधि धारण करता था, वहीं पर कुषाण शाहा, नू, शाही का उपाधि धारण करता था। तो ये सब देख रहे हैं आप, सामंती उपाधि है। तो इसके डेवलपमेंट में इन विदेशी आक्रांताओं का हाथ रहा है, लेकिन भारत के इतिहास के अध्ययन को करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है वो है आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया है और उस भूमि अनुदान के साथ साथ उन्हें राजस्व अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो कहा जाता है कि यहीं से कहीं न कहीं भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। फिर गुप्तों ने भी भूमि अनुदान दिया और गुप्तों ने ये भूमि अनुदान तो अधिकारियों को भी दिया है। फिर गुप्तोत्तर काल में इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ, ठीक है, खासकर हर्ष के शासन काल में, और राजपूत काल आते आते तो ये चरम पे पहुंच गया, अत्यधिक चरम पे पहुंच गया, ठीक है। और उसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को क्या कर दिया, बदल दिया। तो इस प्रकार ये एक डेवलपमेंट दिखता है जो प्रथम सदी ईसा पूर्व शुरू होता है, और चाहे वो भूमि अनुदान से हो चाहे विदेशी आक्रमण से हो, और राजपूत काल आते आते ये चरम या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अब दूसरा चीज हम लोग देखें इसका कारण क्या है। तो अभी मैंने बताया कि ये शक और कुषाण बाहरी विजेता थे, ठीक है, इनके पास सैनिक होता था, लेकिन इसके पास शासक प्रशासक वर्ग की कमी होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि जिस भारतीय शासक को हराया उसे अपने अधीन करके उसके राज्य को उसे लौटा दिया कि तुम शासन करो और टैक्स वसूल कर हमको पहुंचाओ। अब गुप्त शासन काल में ये जो भूमि अनुदान है ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी मिलने लगा, ठीक है, ब्राह्मणों को भी मिलने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों में कुमार अमात्य तक श्रेणी को, ऊपरी भुक्ति माने प्रदेश के जो शासक थे उनके साथ साथ जिला स्तरीय अधिकारियों को भी देने लगा।
भूमि अनुदान भी बढ़ गया ब्राह्मणों का। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया उससे सामंतवाद का उदय संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? देखो, एक तो ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान दिया गया उसमें एक आध गांव मुश्किल से होता था, ये अलग बात है, वहां से राजस्व वसूली और न्याय का अधिकार उनको दिया जाता था। लेकिन वो मंदिर के रख रखाव और अध्ययन अध्यापन के लिए दिया जाता था। तो एक गांव के अनुदान से इतना लाभ नहीं हो जाएगा कि उससे क्या हो जाएगा, बड़े स्तर पर सामंतवाद का उदय संभव हो जाएगा। और वैसे भी उनको धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए दिया जाता था और उसी पैसे के बल पे वो शैक्षणिक और धार्मिक कार्य किए जाते थे। हाँ, ये जरूर है कि बाद में गुप्त काल में भी प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को भी उनके काम के बदले वेतन के रूप में प्रशासनिक भूखंड दिया गया। तो वास्तव में सामंतवाद का वास्तविक जन्म का कारण यही है। ठीक है, और क्या कारण है? क्योंकि आपने प्रशासनिक भूखंड दिया, वहां पर उनको प्रशासनिक रेवेन्यू अधिकार तो दिया ही दिया, सेना रखने का भी अधिकार दिया गया। मनुस्मृति और ह्वेनसांग ने भी विस्तार से वर्णन किया है कि हर्षवर्धन के काल में आय का 1/4 हिस्सा तो बड़े सामंतों के ऊपर ही खर्च हो जाता था। ठीक है, और मुद्रा की कमी के कारण या वैश्विक धातु के कमी के कारण मुद्राओं का वो नहीं होता था। तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि उन्हें नगद वेतन के स्थान पर प्रशासनिक भूखंड स्थानांतरित किया जाने लगा, जिससे एक प्रकार से व्यापक स्तर पर सामंतवाद का उदय होता है। अब देखो इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो भूमि स्थानांतरण से ऊपरी मतलब गवर्नर स्तर से लेकर कुमार आमत्य मतलब जिला स्तर तक के अधिकारी भी सामंत में परिवर्तित हो गए। जो पहले सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, जिन्हें सिर्फ क्या था, नौकरशाही कहा जाता था, नगद वेतन दिया जाता था, जिसे सिर्फ राजा के आदेश को इम्प्लीमेंट करना था, वो अब क्या कर रहा है, वो अब अपने क्षेत्र में उसे प्रशासनिक, सैनिक, भूराजस्व अधिकार प्राप्त हो गया। हाँ, सम्राट के दरबार में वो कभी कभी उपस्थित होकर जी हजूरी करने के साथ साथ टैक्स भी सरकार को देता था। तो वास्तव में अब ये स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। और हर्ष के समय में आप देखें क्या हो गया, एक से एक सामंतों का नाम आया है। आप सामंत, महासामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत। ठीक है, तो वास्तव में ये क्या है कि युद्ध भूमि में जो पराजित होते थे उसे शत्रु सामंत के कोटि में रखा जाता था। कभी कभी सम्राट की सैन्य शक्ति तथा वीरता से प्रभावित होकर बड़े सरदार सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उन्हें आप्त सामंत कहा जाता था। प्रधान सामंत जो है वो सम्राट के सबसे अधिक विश्वास प्राप्त व्यक्ति होता था, जो नीतिगत निर्णयों में भी सम्राट को सलाह देता था और सामान्यतः सम्राट उसकी सलाह को अवहेलना नहीं करता था, मान ही लेता था। और प्रति सामंत का तात्पर्य है विरोधी सामंत, जो सम्राट से क्या है, असंतुष्ट है। और राजपूत काल में तो सामंतवाद अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पे पहुंच गया।
राज्य के निम्न वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी तक को उनकी सेवाओं के लिए प्रशासनिक भूखंड प्रदान किए जाने लगे। बड़े बड़े सामंतों के नीचे राजस्व वसूली के लिए जागीरदारी प्रथा प्रारंभ हो गई। अब किसी सम्राट के शक्ति का अंदाजा उसके सामंतों की संख्या से लगाई जाती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के पास 150 सामंत थे, कलचुरी शासक कर्ण के पास 136 थे, चालुक्य नरेश कुमार पाल के पास 72 सामंत थे। तो 12वीं शताब्दी की एक पुस्तक है मनोउल्लास, पुस्तक का नाम क्या है? मनोउल्लास। उसमें राजा को परामर्श दिया गया है कि वह अपने सामंतों एवं मंत्रियों एवं सैनिकों, सहायकों आदि को भूमि अनुदान दें। अर्थात आप कितने बड़े राजा हैं ये डिपेंड करने लगा किसके ऊपर? आपके पास सामंतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस काल में सामंतों का प्रशासन में बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। ठीक है, और उन्हें अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखना था, लोगों को न्याय देना तथा सम्राट के लिए सैनिक बल रखना। इसके साथ यह भी व्यवस्था की गई कि वह अपने सैनिक एवं व्यक्तिगत खर्च को निकालकर शेष भू राजस्व केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाए। तो भूमि अनुदान के शर्तों का पालन नहीं करने पर राजा उसके भूखंड को वापस ले सकता था, परंतु व्यवहारिक मतलब देखो यहां आप समझ रहे हो कि भाई आपको प्रशासनिक कार्य के लिए जो प्रशासनिक भूखंड दिया गया, उस प्रशासनिक भूखंड को आप यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो आपका शासक वो उसे वापस ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। क्यों? केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। ठीक है, और वास्तविक शक्ति जो थी वो सामंतों के पास चला गया था या भूमि अनुदान ग्राहियों के पास चला गया था। क्यों? समझो कि जो आम जनता है वो सीधा उससे सीधा शासक जो केंद्रीय राजा है वो जुड़ा ही नहीं। वो तो भाई 100, 200, 50, 25 सामंत को बनाए है, वो सामंत सीधा जनता से जुड़ा है और वो टैक्स निकालकर क्या दे रहा है? अपना हिस्सा रख के सरकार को दे रहा है। तो जनता से सीधा संपर्क किसका है? सामंतों का, नंबर 1। नंबर 2, सामंतों की सैनिक ताकत है। जीत भाई उन्हीं राजा तो अपने सामंत को आदेश देता था कि आप अपनी सेना लेकर हमारी सेवा में आइए। तो जो सैनिक था वो प्रत्यक्ष रूप से सामंतों से परिचित था। इस प्रकार राजा सैनिक रूप से निर्भर ही हो गया था सामंतों के ऊपर, जिसमें केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई और शक्तिशाली सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा में भी देरी नहीं करता था। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी वैसे ही सामंत क्या हो जाते थे? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और परिणाम स्वरूप इससे बाह्य आक्रमणकारी भारत पर क्या हुआ? सफल हुआ। ठीक है, अब बेटा पहले इतना सा लिख लो, तब हम लोग इसके परिणाम का आकलन करेंगे। ये प्रभाव तक चीजें हो गई। लिखिएगा, शीर्षक डाल ही दिए हो क्या? सामंतवाद। और उसमें पहले हम लिखेंगे डेवलपमेंट, फिर रीजन, फिर प्रभाव। अरे बाप रे बाप।
बंद करना यार।